हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं धातुस के बारे में, दोषास के बारे में और मलास के बारे में। यानी कि दोषास, धातुस और मलास के बारे में देखेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं और कैसे ये हमको फिट रहने में हेल्प करते हैं, जिससे आप भी इनका ध्यान रख के अपने आप को फिट रख पाए। और आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ली गई हैं। जैसे कि धातु जो है उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसको मैं इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल कराने की कोशिश करूंगा। पहले भी हमारी कुछ वीडियोस आ चुकी हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा और आयुर्वेद का ओरिजिन। तो इस तरीके की पंचमहाभूतास की एक वीडियो आई है, तो वो वीडियो यदि आपको देखना है या आप हमारी पूरी वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं या हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या आपको आई बटन पर वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों देख लेते हैं अभी हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे दोषास कितने टाइप के होते हैं। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे हमारे धातुस क्या होती हैं। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे हमारे मलास क्या होते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो दोषास की, जैसे कि मैंने बताया, वाता, पित्ता एंड कफा, ये हमारे आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, डिटेल में बताया गया है कि वाता क्या काम करता है, पित्ता क्या काम करता है और कफा क्या काम करता है। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको दोषास की मिल जाएगी। या अभी हम बात करते हैं धातुस की। तो धातुस कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम देखते हैं रसा, रक्ता, मासा, मेदा, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। ये 7 धातु हैं और इन्हीं के ऊपर आज ये वीडियो होने वाली है और ये बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि ये सारी धातु आपको कैसे काम करती हैं। बट नेचुरल है कि यदि आपका रसा आप तक नहीं पहुंच रहा है तो रक्त नहीं बनेगा या कम होगा, और इसी तरीके से आगे प्रोसेस होती जाती है। जैसे कि रसा यदि ठीक तरीके से बनेगा तब आपको रक्त भी मिलेगा, मासा भी मिलेगा, मेदा भी मिलेगा, अस्थि भी मिलेगी, मज्जा भी मिलेगा, शुक्र भी मिलेगा। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वीडियो में आने वाले टाइम में थोड़ी ही देर में पता होने वाला है कि कौन सा धातु हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके काम क्या है, उसको हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, किस चीज की कमी है, किस चीज की एक्सेसनेस है। तो इस कमी से, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर धातु की कमी से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीजें बताने वाला हूँ। यदि ये चीज आपने देख ली तो आपको बीमारियां छू भी नहीं पाएंगे, आप बहुत दूर रहेंगे। और वहीं यदि बात करें मलास की, तो मलास होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहला होता है फीसिस, सेकेंड होता है स्वेट एंड थर्ड होता है यूरिन। तो ये चीजें भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट देनी है क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि यार यूरिन है, जैसा है ठीक है। इसमें भी आपको देखना होता है कि उसका कलर कैसा है, उसका स्मेल कैसी है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। स्वेट भी देखना पड़ता है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है, स्मेल के साथ है या विदाउट स्मेल है, ठीक है। तो ये सारी चीज देखनी पड़ती है। सेम इसमें भी देखना पड़ता है, कलर देखते हैं या फिर हम स्मेल देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इग्नोर नहीं करनी है। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसे नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। आने वाले कुछ टाइम में हम मोशन के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे कि यदि आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको पेट की ही प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मलास के अंतर्गत आती हैं। यूरिन पर भी एक वीडियो होगी, स्वेट पर भी एक वीडियो होगी। लेकिन अभी आपको शॉर्ट में बताऊं कि जो मलास की बात की जाए या फीसिस की बात की जाए तो इसमें आपको त्रिफला बहुत हेल्प कर सकता है। ये यदि सभी लोग अपनी डाइट में रात में यदि इसको ऐड करते हैं, खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद यदि इसको गुनगुने पानी से लेते हैं, तब आपको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी क्योंकि ये डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। यदि आपका डाइजेशन बिगड़ा होगा, यदि ये सब सही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपको इसमें कोई भी एक प्रॉब्लम है तब आप त्रिफला को ऐड करेंगे और देखेंगे 2-4 दिन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और फीसिस की प्रॉब्लम, जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तब तो आपके लिए बहुत वरदान है ये चीज। तो ये चीज हमारे पास होते ही हम इसका यूज ना करें तो फिर हमारी ही एक कमी होगी। तो जैसा कि ये मैंने बताया कि दोषास की नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में हम स्पेशली लेंगे धातुस को, कि धातुस में रसा, रक्ता, माशा, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र।
ठीक है, मलाज मैंने जैसा आपको बता ही दिया है, तो इसको मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने वाला हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिकल है कि मैं जितना बोलूंगा आप तक जितना पहुंचेगा, आप उसको मेरे बोलने के साथ साथ यदि आप उसे देखेंगे तो और अच्छे से आप उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, अपने माइंड में स्टोर कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले रसा के बारे में। तो रस धातु से हमको क्या समझने मिलता है? यदि हम रस धातु की बात करें तो इसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, यानी कि हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वह रस धातु कहलाता है। रस धातु की यदि बात की जाए तो रस धातु का निर्माण हमारे पाचन तंत्र में होता है और यह रस धातु पूरे रक्त के जरिए पूरे शरीर में फैल जाती है। तो रस धातु के कार्य की यदि हम बात करें तो इस रस का मुख्य काम होता है तृप्ति करना, यानी कि यह संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करता है और अपने से अगली धातु यानी कि रक्त का पोषण करता है। रस धातु बढ़ने की लक्षण, यदि आपकी रस धातु बढ़ती है तब आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। रस धातु की वृद्धि होने पर कफ प्रकोप के समान लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे पाचन शक्ति की कमी, जी मचलाना, ज्यादा लार बनना, उल्टी सांसों से जुड़े रोग या खांसी आदि आपको देखने को मिल सकता है। और यदि रस धातु की कमी की यदि बात की जाए तो रस धातु में बढ़ोतरी की ही तरह कमी होना भी सेहत के लिए हानिकारक होती है। इसके अनेक लक्षण से पहचान की जा सकती है, जैसे कि मुंह सूखना, थकान, रूखापन, दिल में दर्द, धड़कनें तेज होना, तेज सांसें चलना आदि रस धातु की कमी के लक्षण होते हैं। और यदि हम बात करें कि रस धातु से असंतुलित होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तब हम देखेंगे कि शरीर में रस धातु की वृद्धि से कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें से भूख न लगना, कुछ भी अच्छा न लगना, मुंह का बुरा स्वाद होना, बुखार होना, बेहोशी होना, नपुंसकता आना, पाचन शक्ति में कमी होना, त्वचा पर झुर्रियां पड़ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। यानी कि आपके प्लाज्मा से इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तब आपको प्लाज्मा का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और यदि हम बात करें उपचार की, तो रसज रोगों के इलाज के लिए रसायन और ताकत देने वाली औषधियों का उपयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। और वहीं यदि हम बात करते हैं रक्त धातु की यानी कि ब्लड की, तो ब्लड होता है जो हमारा खून होता है, तो इसके ये बहुत सारे कार्य हैं, जैसे आपको सभी को पता है ये बिना रक्त के हमारी बॉडी ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। उसी तरीके से रक्त हमारे शरीर को बहुत महत्वपूर्ण अंगों में से एक होता है। इसकी मदद से बाकी सभी अंगों को पोषण मिलता है, यह धातु रंग को निखारता है और बाकी इंद्रियों से जो ज्ञान मिलता है वह भी रक्त के कारण ही संभव है। रक्त से आगे चलकर मांस धातु बनती है। रक्त में भी सभी धातुओं के पोषक तत्व मिले हुए होते हैं। अब यदि रक्त धातु बढ़ जाती है तो आपको क्या देखने को मिलता है? यदि रक्त धातु आपकी बढ़ जाएगी तो आपकी स्किन में और आंखों में रेडनेस देखने को मिल जाएगी, या फिर रक्त धातु की कमी हो जाएगी तो रक्त धातु में कमी होने पर आपकी जो वीन्स है वो कमजोर हो जाएंगी। इसके कारण कमी होने पर आपकी त्वचा की ग्लोइंग जो है वो फीकी पड़ जाएगी, या आपकी त्वचा या आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। रक्त धातु की कमी पर होने वाले रोगों को अम्लीय और ठंडी चीजें पसंद आती हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि रक्त धातु के असंतुलन से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो इनमें मुख्य तो है कुष्ठ रोग हो सकता है, ब्लड कैंसर, महिलाओं के जननांग जैसे रक्तस्राव या मुंह में छाले या लीन का पकना, पेट में गांठें, काले तिल और मुंह पर झाइयां, दाग, सफेद दाग या पीलिया या जोड़ों का रोग आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्लड की यदि कमी हो जाएगी तब हमें कितनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, या कमी हो जाएगी या एक्सेसनेस हो जाएगी, यानी कि यदि इम्बैलेंस हो जाएंगे तब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। और वहीं यदि हम बात करें उपचार की, तो रक्त धातु से होने वाले सभी रोगों के लिए आपको रक्त को साफ करना यानी कि प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको इसको न्यूट्रिएंट्स देना बहुत जरूरी हो जाता है, और सबसे अच्छा उपाय इसका विरेचन होता है। ये आयुर्वेद की एक टर्म होती है। और अभी हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं मांस धातु की। तो मांस धातु की यदि हम बात करें तो इसके कार्य की यदि हम बात करते हैं तो मांस धातु का मुख्य कार्य होता है लेपन का। यदि कि जैसे कि हमारा घर बना हुआ है और घर बनाने के बाद हम सीमेंट का या मिट्टी का उसमें छाप करते हैं, जैसे लेपन बोला जाता है, वही काम हमारा यहाँ पर मांस करता है। मसल सेल करते हैं, मसल्स टिश्यूज करते हैं। तो ये हमारी मांसपेशियों को प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ ये हमें पावर देता है और हमारी पूरी बॉडी की हेल्प करता है, और ये उसको सिक्योर करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण धातु हो जाती है।
मांस धातु के बढ़ने के लक्षण की यदि मैं बात करूं तो शरीर में मांस धातु के बढ़ने से गर्दन, हमारे गाल, जांघें, टांगें, पेट, छाती आदि अंगों में मांस बढ़ने से मोटापा बढ़ जाता है। इससे शरीर में भारीपन आ जाता है और आपको तो पता ही है कि यदि हम ओवरवेट हो जाएंगे या ओबीज हो जाएंगे तो हमें कितनी सारी बीमारियां घेर लेती हैं एक उम्र आने के बाद। इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। हमें हमारे मांस को भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होने देना है। मांस ज़्यादा बढ़ जाने से आपको घी, तेल, वसा और चिकनाई जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा व्रत रहना, योगा, एक्सरसाइज ये अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं मांस धातु की कमी के क्या लक्षण होते हैं। मांस धातु की कमी से अंगों में दुबलापन, शरीर में रूखापन, शरीर में कुछ चुभने जैसा दर्द और रक्त वाहिनियां यानी कि हमारी वेंस, ब्लड वेंस के कमजोर होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको जैसा मैंने बताया कि आपका वेट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और आपका वेट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी हम बात कर लेते हैं कि मांस धातु के इम्बैलेंस होने से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। तो मांस धातु के इम्बैलेंस होने से आपको जांघों के मसल्स की वृद्धि देखने को मिल सकती है, यानी कि आपके थाइज बहुत ज्यादा मोटे या पतले हो सकते हैं। आपको गले की ग्रंथियों के आकार, थायराइड जैसी ग्रंथियों में आपको आकार में आपको वृद्धि या कमी देखने को मिल सकती है। लाइक जैसे बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म आपको देखने को मिल सकता है। या फिर जीभ, तलवे और गले में गांठ हो सकती हैं। तब आपको अपने मांस धातु का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी मेद धातु के बारे में, यानी कि हमारे फैटी टिश्यू के बारे में कि ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं। तो अभी यदि हम बात करें तो मेद धातु के कार्य की बात की जाए तब इस धातु का मुख्य कार्य होता है शरीर में चिकनाहट और गर्मी लेकर आने का। यह शरीर को शक्ति, सुरक्षा, दृढ़ता और स्थिरता प्रदान करता है, यानी कि आपको पावर, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देता है। मेद धातु के यदि बढ़ जाने के कारण आपको अपने शरीर में, आपकी ग्रंथियों में बढ़ोतरी या फिर पेट के आकार बढ़ने जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ी सी मेहनत करने पर थक जाएं, या शरीर से दुर्गंध आना मेद धातु के मुख्य लक्षण होते हैं। मेद धातु की यदि कमी की बात की जाए, यानी कि आपकी फैटी टिश्यूज यदि कम होंगे तब आपको शरीर में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, जैसे आंखें मुरझा जाना, बालों और कानों में रूखापन हो जाना, पेट व शरीर के बाकी अंगों का पतला होना, प्लीहा में वृद्धि आदि मेद धातु की कमी के मुख्य लक्षण माने जाते हैं। मेद धातु की कमी होने पर मांसाहारी रोगियों को वसायुक्त मांस खाने का मन करता है। मेद धातु के इम्बैलेंस होने से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, कौन कौन सी डिसीज देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम यदि बात करें तो हाथ पैर में बर्निंग सेंसेशन जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं, या बालों का उलझना या गुच्छे बनना देखने को मिल सकता है, या मुंह, गला या तलवे सूखना आपको देखने को मिल सकता है। आलस आ सकती है, बहुत ज्यादा प्यास लग सकती है, बहुत ज्यादा पसीना निकल सकता है, बॉडी में बर्निंग हो सकती है या बॉडी आपकी शून्य पड़ सकती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उपचार की यदि मैं बात करूं तो मेद धातु बढ़ने का सीधा मतलब है शरीर का मोटापा बढ़ना, यानी कि इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली में, अपनी लाइफस्टाइल में सही बदलाव लाकर मोटापे को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए व्रत रहें या फिर अपने आप को डिटॉक्स करते रहें, या आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज को चूज कर सकते हैं अपने बॉडी नेचर के हिसाब से। आप चिकित्सक के परामर्श अनुसार आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप हमसे कंसल्टेशन है तब आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से आपका एनालाइज करने के बाद आपकी फुल सपोर्ट की जाएगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यदि आपको मेद धातु यानी कि फैटी टिश्यूज की कमी हो गई है तब आप घी, दूध जैसे फैटी चीजों का इंटेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं अस्थि धातु की यानी कि बोनी टिश्यूज की। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, हमारे शरीर का ढांचा हड्डियों से ही बना हुआ है, जैसा आप सभी को पता है। इसी के आधार पर शरीर व उसके अंगों का आकार का निर्धारण होता है और शरीर खड़ा रहता है, यानी कि हमारे स्केलेटन पर ही हमारा शरीर टिका हुआ है। तो यदि अस्थि धातु के बढ़ने से कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, वो हम देख लेते हैं। शरीर में अस्थि धातु के बढ़ने से हड्डियों का आकार सामान्य से अधिक मोटा और बढ़ा हुआ होने लगता है, यानी कि आपके बोन्स बहुत मोटे हो जाएंगे। बालों और नाखूनों में तेजी से वृद्धि होगी। दांतों का आकार सामान्य से ज्यादा हो जाएगा। हड्डियों व दांतों में दर्द स्टार्ट हो सकता है। आपकी दाढ़ी और मूंछों के रोग हो सकते हैं। ये सारी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यदि अब हम बात करें कि अस्थि धातु की कमी के लक्षण में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तब यदि मैं बताऊं
आपको, तो शरीर में अस्थि धातु की कमी होने पर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां और जोड़ों में दर्द जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है। दांत दर्द या आपके जोड़ों में दर्द, नाखून का टूटना, रूखापन, बालों और दाढ़ियों का झड़ना, या ये सारी चीजें आपको अस्थि धातु में देखने को मिल सकती हैं। तो इसकी यदि उपचार की यदि मैं बात करूं, तब आप इसमें आप अस्थि धातु कमजोर होने पर आप कैल्शियम युक्त आहार यानी कि दूध, मठा, पनीर, छाछ, ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हड्डियों में कमजोरी होने पर आप ताजे फल, हरी सब्जियां, चना आदि दालों का सेवन कर सकते हैं। रोजाना कुछ देर आप धूप में टहलेंगे तो भी आपकी हड्डियों के लिए फायदेमंद होगा। आपको विटामिन डी मिल सकता है। धूप में टहलने के लिए आपको 11 से 12 या 10 से 12 के बीच में 10 से 15 मिनट की धूप बहुत अच्छी होती है। अब यदि मैं बात करूं मज्जा धातु की, तो मज्जा धातु का मतलब होता है हमारा बोन मेरो, जहां पर हमारा ब्लड्स बनते भी हैं। शरीर में मौजूद हड्डियों के भीतर जो खाली जगह होती है और छिद्र होते हैं, वहां पर बोन मेरो भरा हुआ होता है। बोन मेरो हड्डियों के जोड़ों के बीच चिकनाई को कम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। मज्जा धातु यानी कि बोन मेरो के बढ़ने से कौन कौन से लक्षण और कौन कौन सी डिसीज देखने को आपको मिल सकती हैं? पूरे शरीर और खास तौर पर आंखों में भारीपन और हड्डियों के जोड़ों में बड़े बड़े फोड़े फुंसी होना मज्जा धातु के बढ़ने के लक्षण होते हैं। मज्जा धातु बढ़ने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जैसे आपको बोन कैंसर, ब्लड कैंसर, उंगलियों के जोड़ों में दर्द, उनके अंदर फोड़े होना, चक्कर आना, बेहोशी, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं यदि मैं बात करूं मज्जा धातु की कमी के कारण, तो इसमें भी आपको कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। इसमें आपको हड्डियों के खोखलापन, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हड्डियों और जोड़ों का टूटना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, शुक्र धातु की कमी होना भी इसका एक मेन रीजन माना गया है, क्योंकि इसके ही बाद डायरेक्ट शुक्र धातु बन जाती है। लेकिन आपको यदि मज्जा ही ठीक से नहीं बनेगी तो आपका शुक्राणु के भी आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और यदि इसके उपचार की बात करें तो शरीर में बोन मेरो की कमी से होने वाले मज्जा युक्त द्रव्य आहार का सेवन करना चाहिए, या आप चिकित्सक के परामर्श अनुसार आप इस चीज का उपचार कर सकते हैं। वहीं यदि सबसे लास्ट और अंतिम और सातवीं धातु की यदि बात की जाए शुक्र धातु की, तो ये हमारे हार्मोनल और अदर सिक्रेशन ग्लैंड्स को मेंटेन करता है। इसके लिए ये सबसे अंतिम और शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण धातु माना जाता है। इसका सीधा संबंध हमारे शरीर में मौजूद प्रजनन शक्तियों से होता है, अर्थात वो सारी चीजें जो संतान पैदा करने के लिए मदद होती हैं वो शुक्र धातु के अंतर्गत आती हैं। शुक्र धातु के यदि कार्य की बात की जाए तो शुक्र धातु का मुख्य काम संतान उत्पत्ति करना होता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, वीरता, निडरता, संभोग के समय वीर का निकलना आदि शुक्र धातु के कारण ही संचालित होता है। शुक्र धातु के बढ़ने के लक्षण की यदि मैं बात करूं तो शुक्र का अधिक मात्रा में स्त्राव होना, काम वासना बढ़ना, शुक्र मार्ग में पथरी होना शुक्र धातु के बढ़ने के लक्षण होते हैं। और शुक्र धातु में कमी के यदि मैं लक्षण की बात करूं तो वहां आपको शरीर में शुक्र धातु की कमी होने के कारण कई लक्षण देखने को मिलते हैं। शरीर में कमजोरी, मुंह सूखना, एनीमिया, थकान, नपुंसकता आदि शुक्र धातु की कमी के लक्षण होते हैं। इसके अलावा अंडकोश में बहुत ज्यादा दर्द होना, आपके पेनिस में बर्निंग सेंसेशन होना, ये भी आपके शुक्र धातु की कमी के लक्षण माने जाते हैं। शुक्र धातु के बैलेंस होने से कौन कौन से रोग देखने को मिल सकते हैं? यहाँ पर आपको नपुंसकता या फिर बीमार बच्चे पैदा होने की संभावना, नपुंसक बच्चे को जन्म देना, कम उम्र वाले बच्चे को जन्म देना, अपंग या विकृत बच्चे को जन्म देना जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी और बहुत खास हो जाता है। और ये खास जब बनेगा जब आप पहले वाले 6 धातु को बैलेंस में रखेंगे, तब आपका ये सातवां खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। और यदि मैं इसके उपचार की यदि मैं बात करूँ तो शरीर में शुक्र ज्यादा होने पर उपवास, पूजा पाठ, संतुलन आहार का सेवन करें। उपवास का जहां जहां भी मैं बात कर रहा हूं वहां पर इसका इंटरमीडिएट फास्टिंग हो सकती है, या आप 10 से 12 घंटे कुछ ना खाएं, सिर्फ लिक्विड पर रहें, उसको भी हम उपवास ही काउंट करेंगे। यदि शुक्र धातु की कमी होने पर शुक्र बढ़ाने वाली चीजें जैसे मधुर रस वाली शुक्र पुष्टिकर औषधियों का सेवन करना चाहिए, अर्थात आप अपने चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, हम आपके लिए कंसल्टेशन लें, तब आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी इस प्रॉब्लम पर भी कुछ हेल्प करने की बहुत कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपको 7 प्रकार की धातुओं के बारे में बताया गया। यदि आपको अब इसके लिए कुछ डाउट निकल के आ रहा है तब आप या तो उसे गूगल कर सकते हैं या फिर हम हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई बीमारी है या कोई समस्या है जिससे आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं,
तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, सातों धातु हैं, ये आपके लिए और हर आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि यही सातों धातुएं हैं जिसकी बदौलत हमारा शरीर चल रहा है और रोज की क्रियाएं कर रहा है। यदि इसमें थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाती है तब आपको कोई भी डिसीज है, कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्रॉब्लम कितनी ही सारी होती हैं, दुनिया में बीमारियां नई आती जा रही हैं लेकिन पुरानी खत्म नहीं हो रही हैं। एक बीमारी जाती नहीं है कि 10 बीमारी पैदा हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको यदि बीमारियों से बचना है, आपकी इम्यून सिस्टम पर काम करना है, इस आयुर्वेदा की वीडियो सीरीज का मेन मकसद ही है कि आप सभी के पास आया जाए और आपको बताया जाए कि ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको पता होने के बाद आप थोड़ा सा परहेज कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, तब आपकी इम्यूनिटी से लेके सारे ऑर्गन्स एनर्जाइज रहेंगे, आपको कोई भी डिसीज होगी भी नहीं। यदि पहले से कोई डिसीज चल रही है तब आप इस सब का ध्यान रखने के बाद आप अपनी डिसीज को भी खत्म कर लेंगे और अपनी फैमिली को भी हैप्पी एंड हेल्थी रखेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, हमारी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करें, जिससे सबको पता हो सके कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी फंक्शनिंग किस तरीके से आयुर्वेद के हिसाब से ठीक रहती है और हम इसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। और क्योंकि ये सब कुछ हमारे हाथ में है, इसलिए आपको इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छी बात, यदि आपको कोई डाउट है तब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। यदि आपका डाउट है तब आपको क्लियर हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।